वही आवाज़ फिर से आ रही थी। वो ठंडी काटने वाली, सीधी चलने वाली आवाज़, जिसे अब वो बहुत अच्छे से पहचानता था। लेकिन आज ये आवाज़ कुछ अलग थी, तेज़, चुभने वाली, दर्द भरी। जैसे एक ही रात में वो इस आवाज़ का आदी होना भूल गया हो। अब ये आवाज़ उसके खाली सिर के अंदर घूम रही थी, धीमी लेकिन काटने वाली। जैसे उसके सिर की चार दीवारों के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता बन गया हो। वह छत्ता हर चक्कर के साथ और बड़ा होता जा रहा था। वो अंदर से सिर पर चोट कर रहा था, रीढ़ की हड्डी के नीचे तक झंझना रहा था, उसकी देह की सामान्य लय से बिल्कुल अलग। कुछ था जो अब उसकी शरीर की बनावट में फिट नहीं हो रहा था। कुछ जो पहले ठीक चलता था, लेकिन अब अंदर से उसकी खोपड़ी पर हथौड़े मार रहा था। सूखी कठोर हड्डियों से बनी एक कंकाल जैसी उंगली उसे पीट रही थी, और इससे उसे जिंदगी की सारी कड़वी यादें याद आने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि मुट्ठियां भींच ले और अपने सिर को जोर से दबा ले, जहां नीली और बैंगनी नसें उभर आई थी दर्द की वजह से। वो चाहता था कि इस आवाज को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ ले, जो जैसे हीरे की नुकीले सुई की तरह हर पल को चीर रही थी। एक घरेलू बिल्ली की कल्पना ने उसके पूरी शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ दिया, जैसे वो बिल्ली उसके तपते हुए बुखार से भरे सिर के कोनों में उछल रही हो। अब वो उसे पकड़ने ही वाला था। नहीं, उस आवाज की खाल फिसलन भरी थी, जैसे छूने लायक ही नहीं थी। लेकिन अब वो पूरी तरह तैयार था। उसने अंदर से तय कर लिया था कि वो अब उसे पकड़ कर रखेगा, मजबूती से, पूरी ताकत से, अपनी हताशा के बल पर। अब वो उसे फिर से अपने कान के अंदर नहीं जाने देगा, ना मुंह से बाहर, न अपनी त्वचा के रोम रोम से निकलने देगा, ना आंखों से, जो उस आवाज के साथ घूमती थी और फिर अंधी रह जाती थी। वो उसे अपनी खोपड़ी के अंदरूनी दीवार पर उसके बर्फ जैसे टुकड़े नहीं तोड़ने देगा। वो आवाज ऐसी थी, कभी न खत्म होने वाली, जैसे कोई बच्चा अपने सिर को कंक्रीट की दीवार पर लगातार मार रहा हो, जैसे कोई जिद्दी चोट जो कुदरत की सख्ती से टकरा रही हो। लेकिन अगर वो उसे घेर ले, अलग कर दे, तो वो उसे नहीं सताएगी। उस आवाज को उसके साय से अलग कर दो, पकड़ लो, भींच लो, हाँ, अब की बार पूरी ताकत से। उसे जमीन पर पटक दो और अपने पैरों से रौंद डालो, तब तक रौंदो जब तक वो दम न तोड़ दे। तब जाकर वह कह सके कि हाँ, मैंने मार डाला उस आवाज को, जो मुझे पागल बना रही थी, जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी। और अब वो आवाज एक आम चीज की तरह जमीन पर पड़ी थी, पूरी तरह मरी हुई। लेकिन वो अपने सिर को दबा ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ छोटे हो गए थे, जैसे किसी बौने के हो, मोटे, छोटे, चर्बी से भरे हाथ। उसने सिर हिलाने की कोशिश की, हिलाया भी, लेकिन तब आवाज और भी तेज होकर उसके सिर में गूंजने लगी। उसका सिर अब जैसे पत्थर हो गया था, और ज्यादा बड़ा हो गया था, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसे और नीचे खींच रहा हो। अब वो आवाज भारी थी और सख्त भी, इतनी भारी और सख्त कि अगर वो उसे पकड़कर कुचल दे तो ऐसा लगेगा जैसे उसने शीशे के फूल की पंखुड़ियां नोच दी हों। वो आवाज उसने पहले भी सुनी थी, उसे जिद और तीखेपन के साथ, जैसे उस दिन जब वो पहली बार मरा था, जब उसने पहली बार एक लाश देखी थी और उसे समझ आया वो लाश उसी की थी। उसने उसे देखा था, छुआ था, और तब उसने खुद को महसूस किया था, छूने लायक नहीं, बिना जगह के, जैसे उसका कोई वजूद ही न हो। वो सच में एक लाश था, और वो महसूस कर रहा था कि मौत उसके जवान और बीमार शरीर में से होकर गुजर चुकी है। घर की हवा भी एकदम सख्त हो गई थी, जैसे सीमेंट से भर गई हो, और उस सीमेंट के ब्लॉक के बीच में, जहां अब भी चीजें वैसे ही रखी थीं जैसे वो पहले हवा में होती थी,
वही वो था, एक ताबूत में बंद, जो सख्त था लेकिन पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। उस दिन भी उसके सिर में वही आवाज गूंज रही थी। कितनी दूरी और ठंडक थी उसके पैरों में, जो ताबूत के दूसरे कोने में रखे गए थे, जहां सिरहाने के नीचे एक तकिया रखी गई थी, क्योंकि ताबूत अभी उसके लिए बड़ा था। उसे फिट करने के लिए उस मरे हुए शरीर को उसके नए और आखिरी कपड़े में ढालना पड़ रहा था। उसे सफेद कपड़े से ढक दिया गया था, जबड़ा बांध दिया गया था एक रुमाल से। मौत में भी सुंदर लग रहा था, जैसे सजाया गया हो। वो ताबूत में था, दफन होने के लिए तैयार। फिर भी उसे पता था कि वो मरा नहीं था। अगर वो चाहे तो उठ सकता था, कम से कम आत्मिक रूप में। लेकिन वो जानता था इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर है यहीं मर जाना, उसी मौत से जो उसकी बीमारी बन गई थी। काफ़ी वक्त पहले डॉक्टर ने उसकी माँ से सख्ती से कहा था, मैडम, आपके बच्चे को गंभीर बीमारी है, वो मर चुका है। लेकिन फिर डॉक्टर बोला, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मौत के बाद भी जिंदा रहे। हम उसके शरीर की गतिविधियां को चालू रखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से। सिर्फ उसकी गति बदल जाएगी, उसकी अपनी हरकतें नहीं होंगी। हम उसकी जिंदगी को उसके बढ़ते शरीर से देखेंगे, जो सामान्य रूप से बढ़ता रहेगा। ये बस एक जिंदा मौत है, एक असली और सच्ची मौत। उसे ये बातें याद थी, लेकिन धुंधली सी। शायद वो बातें उसने कभी सुनी ही नहीं थी। शायद ये सब उसके दिमाग की अपनी बनाई हुई चीजें थी। जब टाइफाइड बुखार के दौरान उसका तापमान बढ़ रहा था, जब वो धीरे धीरे बेहोशी में डूब रहा था, जब वो मम्मी बने फराओं की कहानियां पढ़ रहा था, बुखार चढ़ने के साथ ही वो खुद को हीरो समझने लगा था। उसकी जिंदगी में एक खालीपन वहीं से शुरू हुआ था। उस दिन के बाद से वो नहीं समझ पाया कि असल में क्या हुआ था, और क्या सिर्फ उसके दिमाग का धोखा था। उसे अब शक होता था, शायद डॉक्टर ने कभी जिंदा मौत की बात की ही नहीं। वो बात तो तर्क के खिलाफ थी, उलझी हुई, बेबुनियाद। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो सच में मर चुका है, और शायद 18 साल से मरा हुआ है। वो तब की बात थी जब उसकी मौत हुई थी, 7 साल की उम्र में। उसकी माँ ने उसके लिए एक छोटा सा ताबूत बनवाया था, हरे लकड़े से, बिल्कुल बच्चे जैसा ताबूत। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा ताबूत बनवाओ, एक बड़ा डिब्बा, जैसे बड़े आदमी के लिए बनता है, क्योंकि छोटा ताबूत उसकी बढ़त को रोक सकता है, और वो या तो अजीब तरह से मरा हुआ बन जाता, या फिर एक टेढ़ा मेढ़ा जिंदा इंसान बनता, या फिर वो समझ ही नहीं पाता कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डॉक्टर की इसी बात को सोचकर उसकी माँ ने बड़ा ताबूत बनवाया, एक बड़े मर चुके आदमी जितना बड़ा, और उसमें 3 तकिए उसके पैर के पास रखे, ताकि उसका शरीर ठीक से फिट हो सके। धीरे धीरे वो ताबूत के अंदर बड़ा होता गया। हर साल आखिरी तकिए में से थोड़ा ऊन निकाल दिया जाता, ताकि उसे बढ़ने की जगह मिल सके। उसी तरह उसने अपनी आधी जिंदगी काट दी, 18 साल। अब उसकी उम्र 25 थी। अब वो अपनी पूरी और सही लंबाई तक पहुंच चुका था, लेकिन बढ़ई और डॉक्टर दोनों की गिनती गलत थी। ताबूत 2 फीट ज्यादा बड़ा बन गया था। उन्हें लगा था कि वो अपने पिता जितना लंबा होगा, जो कि आधा जंगली एक विशालकाय बड़ा आदमी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस उसके पापा की मोटी नीली दाढ़ी उसने पाई थी, वही मोटी दाढ़ी जिसे उसकी माँ अक्सर ठीक करती थी, ताकि वो ताबूत में थोड़ा सभ्य और साफ सुथरा लगे। गर्मियों के दिनों में वो दाढ़ी उसे बहुत परेशान करती थी। लेकिन एक चीज उसे उस आवाज से भी ज्यादा डराती थी, वो थे चूहे। बचपन से ही दुनिया में उसे सबसे ज्यादा डर चूहों से ही लगता था, और वही घिनौने जानवर उसकी
मोमबत्तियों की महक से खींचे चले आते थे जो उसके पैरों के पास जलाई जाती थी। उन्होंने उसके कपड़े कुतर दिए थे और अब वो जानता था कि बहुत जल्दी वो उसे भी कुतरना शुरू कर देंगे, उसका शरीर खाने लगेंगे। एक दिन उसने उन्हें देखा, 5 चमकते हुए चुपचाप रेंगते चूहे जो टेबल के पायों से चढ़कर ताबूत में घुस आए थे और उसे ही खा रहे थे। जब तक उसकी माँ को पता चलेगा उसका शरीर खत्म हो चुका होगा, बस सख्त ठंडी हड्डियां बचेंगी। असल में उसे इस बात से ज्यादा डर नहीं था कि वो चूहे उसका शरीर खाएंगे। आखिर वो तो कंकाल बनकर भी जिंदा रह सकता था। जो उसे अंदर से तोड़ रहा था वो था चूहों से उसका पैदाइशी डर। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो सोचता था कि मखमली से लगने वाले चूहे उसके पूरे शरीर पर दौड़ रहे हैं, उसकी त्वचा की तहों में घुस रहे हैं और अपने बर्फ जैसे पंजों से उसके होठों को छू रहे हैं। एक चूहा उसकी आंख की पलक तक चढ़ाया था और उसकी कार्निया को कुतरने की कोशिश कर रहा था। वो उसे देख रहा था, बड़ा और भयानक, जो उसकी रेटिना तक पहुंचने की कोशिश में खुद को नोच रहा था। उसे लगा ये एक नई मौत है और फिर वो पूरी तरह उस डर में डूब गया, गिर गया, जैसे चक्कर खाकर कहीं गिरते हैं। अपने मन में बिना खुद को छुए वो एक एक करके अपने शरीर के हिस्सों को महसूस करने लगा। वो था एक सख्त तकिए पर पड़ा हुआ, उसका सिर थोड़ा बाईं ओर मुड़ा हुआ। उसने कल्पना की कि उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि उसके गले में ठंडक की एक पतली धार बर्फ की तरह भर गई थी, जैसे कोई 25 साल पुराना पेड़ काटकर गिरा दिया गया हो, वैसे ही वो गिरा था। शायद उसने मुंह बंद करने की कोशिश की थी। जबड़ा पकड़ने वाला रुमाल अब ढीला हो चुका था। अब वो खुद को ठीक से जमा भी नहीं पा रहा था, न कोई मुद्रा बना पा रहा था, पोज, ताकि एक सलीकेदार लाश जैसा दिख सके। उसकी मांसपेशियां, उसका शरीर अब पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा था, ना ही उसकी नसों के इशारों पर चल रहा था। अब वो नहीं रहा जो 18 साल पहले था, एक नॉर्मल बच्चा जो जैसे चाहता वैसे चल सकता था। उसके हाथ अब गिरे हुए थे, हमेशा के लिए, ताबूत के गद्देदार किनारों से चिपके हुए। उसका पेट सख्त था जैसे अखरोट के पेड़ की छाल और उसके नीचे थे उसके पैर, सही सलामत, पूरे, जैसे एक परफेक्ट बड़े इंसान की बनावट पूरी कर रहे हो। उसका शरीर भारी था लेकिन शांति से पड़ा था, बिना किसी तकलीफ के, जैसे दुनिया अचानक थम गई हो और कोई भी अब उस शांति को तोड़ने वाला नहीं। जैसे धरती के सारे फेफड़े रुक गए हों ताकि हवा की उस मुलायम चुप्पी को न तोड़ा जाए। वो उतना ही खुश था जितना कोई बच्चा जो घनी ठंडी घास पर पीठ के बल लेटा हो और आसमान में उड़ते बादल को देख रहा हो। वो खुश था, भले ही उसे पता था कि वो मर चुका है और अब हमेशा के लिए उस डिब्बे में पड़ेगा जो नकली रेशमी कपड़े से ढका था। इस बार सब साफ साफ था। पहली मौत के बाद जैसा सुस्त और भारीपन अब नहीं था। अब उसके चारों तरफ वो 4 मोमबत्तियां फिर से बुझने लगी थी, जिन्हें हर 3 महीने में बदला जाता था और ठीक उसी वक्त बुझ रही थी जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे वायलेट फूलों की ताजा गीली महक महसूस हो रही थी जो उसकी माँ उस सुबह लाई थी। उसे लिलीज और गुलाबों की खुशबू भी महसूस हो रही थी, लेकिन ये डरावनी सच्चाई अब उसे डर नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा वो उस अकेलेपन में खुश था कि आगे चलकर उसे डर लगेगा, कौन जानता है। यह सोचना मुश्किल था कि जब हथौड़ा ताबूत पर कील ठोकने लगेगा, जब ताबूत की लकड़ी चीखेगी, तो क्या वो डर महसूस करेगा। जैसे हरा ताजा लकड़ अब फिर से पेड़ बनने की उम्मीद में कराहेगा।
अब उसका शरीर धरती की खिंचाव से और ज्यादा नीचे जा रहा था, गीली मिट्टी जैसी नरम गहराई में झुकता जा रहा था। और वहां ऊपर 4 घन गज की मिट्टी के उस पार कब्र खोदने वालों की आखिरी चोटें धीमी हो जाएंगी। नहीं, उसे वहां भी डर नहीं लगेगा। वो भी उसकी मौत का एक हिस्सा होगा, उसके इस नए हाल का सबसे नेचुरल विस्तार। उसके शरीर में एक भी गर्मी नहीं बचेगी, उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए जम जाएगी और छोटे छोटे बर्फ के तारे उसकी हड्डियों के गूदे तक पहुंच जाएंगे। वो कितनी आसानी से इस नई जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, एक मरा हुआ इंसान। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उसे लगेगा कि उसका सख्त खोल टूट रहा है, और जब वो अपने शरीर के हिस्सों को गिनने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे महसूस होगा कि अब उसका कोई तय आकार नहीं बचा है, और उसे ये बात चुपचाप स्वीकार करनी होगी कि उसका वो परफेक्ट 25 साल वाला शरीर अब मिट्टी बन चुका है, ऐसी धूल जिसका कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं। मौत की वही बाइबिल वाली धूल। शायद तब उसे थोड़ी सी कसक महसूस होगी, कसक इस बात की कि अब वो एक असली सलीकेदार लाश भी नहीं रहा, बल्कि एक धुंधली याद में बसी कोई कल्पना भर रह गया है, बस अपने परिवार की यादों में बिखरा हुआ। उसे तब पता चलेगा कि अब वो किसी सेब के पेड़ की नाड़ियों में चढ़ेगा और किसी पतझड़ की दोपहर में किसी बच्चे की भूख से जगाया जाएगा। उसे तब समझ आएगा, और यही उसे दुखी करेगा, कि उसकी एकता अब खत्म हो चुकी है। वो अब एक आम मरा हुआ इंसान भी नहीं रहा, बस एक टूटा हुआ, अधूरा, बिखरा हुआ कुछ रह गया है। उसने पिछली रात अपने ही शव के साथ अकेले बिताई, लेकिन जैसे ही नया दिन आया और गुनगुने सूरज की पहली किरणें खुली खिड़की से अंदर आईं, उसे लगा कि उसकी त्वचा थोड़ी नरम हो रही है। वो कुछ देर चुपचाप सख्त पड़ा रहा और महसूस करता रहा। हवा उसके शरीर पर चल रही थी, कोई शक नहीं था, वो गंध वहीं थी। रात में उसके शव के सड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा था, जैसे हर मरे हुए इंसान का होता है। अब जो गंध आ रही थी वो साफ थी, एकदम मसली, जैसे बासी मांस की तेज अंदर से चुभती गंध, कभी गायब होती फिर वापस आती और भी गहरी हो जाती। उसका शरीर पिछली रात की गर्मी में गल रहा था। हाँ, वो अब सड़ रहा था। कुछ घंटों में उसकी माँ फूल बदलने आएगी, और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचेगी उस सड़ी हुई देह की बदबू से मार देगी। फिर वे लोग उसे ले जाएंगे, उसे दोबारा सुलाने, दूसरी मौत में, बाकी मरे हुओं के बीच। तभी अचानक डर ने उसे पीठ से छुरा मार दिया। डर, एक गहरा शब्द, एक असली एहसास। अब वो सच में डर रहा था, पूरे देह से, शारीरिक डर। क्यों? वो वजह समझ गया और उसकी रूह कांप गई। शायद वो मरा ही नहीं था। उसे उस डिब्बे में रख दिया गया था जो अब उसे बहुत आरामदायक लग रहा था, बहुत नरम, बहुत शांत। लेकिन तभी डर ने खिड़की खोल दी, सच्चाई की खिड़की। वो जिंदा दफनाया जा रहा था। वो मरा नहीं था, क्योंकि उसे सब कुछ महसूस हो रहा था, एकदम साफ। उस जिंदगी की हलचल जो उसके चारों ओर घूम रही थी, खुली खिड़की से आती फूलों की गर्म महक, हेलियोट्रॉप की खुशबू जो उस दूसरी गंध के साथ मिल रही थी। उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था सिस्टर्न से टपकता पानी। कमरे के कोने में बैठा झिंगूर अभी भी गा रहा था, जैसे मान रहा हो कि सुबह अभी बाकी है। सब कुछ कह रहा था कि वो मरा नहीं है। हर चीज उसकी मौत को झुठला रही थी। सिर्फ एक चीज थी जो सच लग रही थी, वो थी गंध। लेकिन कैसे मान ली कि वो गंध उसी के शरीर से आ रही है? शायद उसकी माँ ने फूलदान का पानी नहीं बदला होगा और फूलों की टहनियाँ सड़ गई होंगी, या शायद वो चूहा जिसे बिल्ली कमरे में घसीट लाई थी गर्मी में सड़ रहा होगा। नहीं,
वो गंध उसके शरीर से नहीं आ सकती। कुछ ही देर पहले वो अपनी मौत से खुश था, क्योंकि उसे लगा था कि वो सच में मर चुका है। क्योंकि एक मरा हुआ इंसान अपनी हालत को मान सकता है, लेकिन एक जिंदा इंसान कभी भी खुद को जिंदा दफन होते हुए नहीं झेल सकता। अब उसके शरीर के हिस्से उसकी बात नहीं मान रहे थे। वो खुद को जताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। और यही था उसका सबसे बड़ा डर, जिंदगी का भी सबसे बड़ा डर, मौत का भी सबसे बड़ा डर। उसे जिंदा दफनाया जा रहा था। शायद जब ताबूत पर कीलें ठोकी जाएंगी, वो सब महसूस करेगा। वो महसूस करेगा कि उसका शरीर लोगों के कंधों पर रखा है। हर कदम के साथ उसका डर और घबराहट बढ़ेगी। वो उठने की कोशिश करेगा, बेकार में अपनी बची खुची ताकत से चिल्लाएगा, ताबूत की दीवारों पर हाथ मारेगा ताकि लोग जान जाएं कि वो जिंदा है, कि वो जिसे दफना रहे हैं वो मरा नहीं है। लेकिन सब बेकार होगा। उसका शरीर तब भी उसकी नहीं सुनेगा। उसका सिस्टम आखिरी बार उसे पुकारेगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। उसे बगल वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। क्या वो अभी तक सो रहा था? क्या ये सारी मरे हुए आदमी वाली जिंदगी सिर्फ एक बुरा सपना थी? लेकिन बर्तनों की आवाज अब आगे नहीं आई। वो उदास हो गया, शायद चिढ़ भी गया। वो चाहता था कि दुनिया के सारे बर्तन एक साथ टूट जाएं, बस उसी के पास, ताकि कोई बाहर की चीज उसे जगा दे, क्योंकि अब उसकी अपनी मर्जी हार चुकी थी। लेकिन नहीं, ये सपना नहीं था। उसे पूरा यकीन था, अगर ये सपना होता तो वो आखिरी बार हकीकत में लौटने की कोशिश में नाकाम नहीं होता। अब वो दोबारा नहीं जागेगा। उसे ताबूत की नरमी महसूस हो रही थी, और अब वो गंध और भी तेज होकर लौट आई थी। इतनी तेज कि अब उसे खुद शक होने लगा था कि क्या ये गंध उसी के शरीर की है। उसका मन कर रहा था कि उसके रिश्तेदार उसे उस हाल में देख पाते, जब उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता, ताकि उन्हें उस सड़ती हुई देह का डरावना नज़ारा दिख सके। पड़ोसी ताबूत से डरकर भाग जाते, मुंह पर रुमाल रखकर। वो थूकते, नहीं, ऐसा नहीं। बेहतर होगा कि वो उसे दफना ही दे। बेहतर होगा कि इस सब से जल्दी छुटकारा मिल जाए। अब तो वो खुद भी अपने शव से छुटकारा चाहता था। अब उसे यकीन था कि वो सच में मर चुका है, या कम से कम इतना जिंदा नहीं कि फर्क महसूस हो। क्या फर्क पड़ता है, गंध तो फिर भी वही है। वो आखिरी प्रार्थनाएं चुपचाप सुनेगा। लेटिन की वो अधूरी सी आवाजें, और बच्चों की बेसुरी जवाबी बड़बड़ाहट, कब्रिस्तान की ठंडक जो धूल और हड्डियों से भरी है, उसके शरीर के अंदर तक उतर जाएगी। शायद तब वो गंध थोड़ी कम हो जाए, शायद, कौन जाने। उसी पल का डर उसे उस गहरी नींद से जगा दे, जब उसे लगेगा कि वो अपने ही पसीने में डूब रहा है, एक चिपचिपे गाढ़े पानी में, जैसे कभी माँ के पेट में तैरता था जन्म से पहले। शायद तब उसे समझ आए कि वो जिंदा है। लेकिन शायद अब वो इतना थक चुका है कि अब वो मरने के लिए तैयार हो चुका है। इतना कि शायद अब वो सिर्फ तैयारी से ही मर जाए, बस यूं ही, खुद को पूरी तरह छोड़ देने से।